हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा है अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज हम लोग फिर से होम साइंस का जो चौथा अध्याय है, बच्चों की वैकल्पिक देखरेख। यानी बच्चों में वैकल्पिक देखरेख का मतलब हुआ कि जब उनके माता पिता नहीं हो तो बच्चों को कैसे देखरेख करें, उनके लिए क्या क्या हमारे यहाँ व्यवस्था है, इन सारी बातों को पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए तो हम लोग चलते हैं अध्याय की तरफ। सबसे पहले हम लोग पढ़ना क्या है, पाठ परिचय। यानी इस पाठ में मूल रूप से हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो इस पाठ में पढ़ेंगे कि मान लीजिए अगर किसी बच्चे का जन्म हुआ और उनके माता पिता अगर नहीं रहे या चाहे कारण जो भी हो, तो उस बच्चे का देखरेख हम किस आधार से करेंगे, कौन करेगा, या हमारे देश में उनके लिए क्या क्या व्यवस्थाएं अपनाई गई है, फिर बच्चों में किस तरह की शिक्षा व्यवस्था है, किस तरह से टीकाकरण की व्यवस्था है। इन सारी बातों को इस अध्याय में हम लोग क्लियर करेंगे। चैप्टर बहुत ही छोटा है, एक वीडियो शॉर्ट में सारी कहानी खत्म। यानी कहने का अर्थ है एक ही वीडियो में जो भी होंगे सारे चीज हम लोग पढ़ लेंगे। ठीक है, बस धैर्य बनाकर रखिए, बहुत छोटा सा चैप्टर है, हूबहू समझ पाएंगे आप। चलते हैं, सबसे पहले है समझिए कि बच्चों की वैकल्पिक देखरेख की आवश्यकता। यानी आखिर बच्चों में हमें ऐसी जरूरत क्यों होती है, इसके क्या कारण है, वैकल्पिक देखरेख के पीछे क्या क्या कारण है, यानी उनके माता पिता कहाँ गए, किस कारण से अलग हुए, इन सारी बातों को देखेंगे। चलिए, सबसे पहला कारण क्या होता है, सुनना कि कभी कभी क्या होता है कि अगर किसी बच्चा का जन्म हुआ, प्रसव के दौरान माँ में कुछ गड़बड़ियां आ गई, या तो ब्लीडिंग ज्यादा हो गया या अन्य दर्द के कारण या जो भी हो, इसके कारण उसकी माँ की मृत्यु हो जाती है। कभी कभी आप ऐसा देखते होंगे, अक्सर ऐसा नहीं होता, कभी कभी ऐसा होता है। अब वो बच्चा रह गया, वो बच्चे का देखरेख कौन करेगा, तो वहां वैकल्पिक देखरेख की जरूरत होती है। कौन करेंगे वो अलग विषय है। फिलहाल समझिए कि बच्चा से माँ किस कारण से अलग हुआ। तो पहला कारण होता है कि प्रसव के दौरान उसकी माँ की मृत्यु हो गई। तो दूसरा कारण होता है कि मान लीजिए कभी कभी ऐसा भी देखने को मिलता है कि अगर किसी बच्चे का जन्म हुआ, जन्म के बाद उनके माता पिता में संबंध अलग हो जाते हैं, यानी किसी कारण से भी हो संबंध टूट जाते हैं, तो या तो माँ बच्चे को ले जाती है, तो ठीक बात है। लेकिन कभी कभी माँ बच्चे को छोड़कर चली जाती है, तो ऐसी स्थिति में बच्चे की देखरेख कौन करेगा, है ना। या ऐसा भी देखने को मिला है कि अगर बच्चे का जन्म हुआ, जन्म के कुछ दिनों बाद या बच्चे गर्भ में ही हैं तो उनके पिता की मृत्यु हो गई है, और माँ बच्चे का जन्म दिया और वो छोड़कर कहीं और शादी कर ली है, तो ऐसी स्थिति में उस बच्चे की देखरेख कौन करे भाई, तो वहां वैकल्पिक देखरेख की जरूरत होती है। तीसरा कारण यह भी देखा गया है कि मान लीजिए कभी कभी ऐसा भी देखने का है कि माता पिता दोनों किसी कार्यालय में काम करते हैं, क्योंकि अभी आर्थिक युग है तो लोग पैसों के पीछे ज्यादा भागते हैं। तो माता पिता दोनों किसी कार्यालय में अब काम कर रहे हैं, बच्चे के जन्म के बाद कुछ दिनों बाद, 1 2 4 महीने बाद माँ भी अपने कार्यालय में काम करने के लिए चली जा रही है और उनके पिताजी भी कार्यालय में काम करने जा रहे हैं, तो फिर बच्चे की देखरेख कौन करे। तो ये कुछ कारण हैं। इसके अलावा और कारण है, कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है कि परिवार छोटा होता है तो माँ अधिकांश समय अपने कामों में व्यस्त रहती है, तो फिर बच्चों की देखरेख कौन करे। तो ये सब बच्चों के देखरेख में वैकल्पिक आवश्यकता क्यों है, तो इसलिए क्योंकि माँ किसी कारण से बच्चे से दूर है। पहला कारण जन्म के समय माँ की मृत्यु, दूसरा कारण माँ और पिता के संबंध में अलग होना, तीसरा परिवार का छोटा होना, और चौथा वो अपने अपने कार्यालय में काम करने के लिए जाती है, तो ऐसी स्थिति में उन्हें दिक्कत होती है। चलिए, बहुत अच्छी बात। अब आगे चलेंगे। इतना समझ गए। अब आगे कह रहा है आपसे, बच्चों की वैकल्पिक देखरेख कौन करेगा, कौन करता है। यानी जब बच्चा छोटा हो तो उनकी देखरेख के लिए क्या प्रबंध है, कौन करे उसकी देखरेख। तो सबसे पहले है कि माता पिता अगर नहीं है उस स्थिति में, तो परिवार में कोई एक सदस्य, चाहे उसके दादा दादी हो या भाई बहन हो,
कोई एक सदस्य काम करता है, देख रेख करता है। जैसे मान लीजिए अगर किसी बच्चे का जन्म हुआ, उसकी माँ की मृत्यु हो गई, तो पिता तो अधिकांशतः देख रेख नहीं ही करते हैं, लेकिन फिर भी उनके दादा दादी अगर रहते हैं ना, वो देख रेख करते हैं। या मान लीजिए वो काम के लिए कहीं जा रहे हैं, पति पत्नी दोनों, तो बच्चों को उस समय में देख रेख की जिम्मेवारी किस पर रह जाती है? या तो कोई छोटा भाई बहन हो या बड़ा भाई बहन हो तो देखेंगे, या छोटा तो देखेगा नहीं, बड़ा ही देखेगा, और या दादा दादी हैं तो वो देख रेख करते हैं। क्लियर है? या किसी परिवार में मतलब लड़का लड़की जो पिता हैं, पिता का कोई छोटा भाई हो या कोई छोटी बहन हो, जिसको या समझिए उस जो छोटे नाजुक बच्चे हैं उसकी बुआ कहिए, फुआ, वो देख रेख भी करती है। ऐसा होता है परिवार में। तो परिवार का कोई सदस्य या दूसरे हैं सगे संबंधी में से कोई, जैसे बुआ, मासी, नाना, नानी, ये भी देख रेख करती है। कि क्या करती है कि जहां मान लीजिए परिवार में काम हो रहा है, तो औरतें अपने बच्चे को अपने मायके में छोड़ देती है और वो अपने काम में चली जाती है। तो उनके जो सगे संबंधी होते हैं वो लोग उनकी देख रेख करते हैं। यानी उस औरत की अगर छोटी कोई बहन है, यानी बच्चे की जो मासी लगेगी, वो देख रेख करती है। या कोई नाना नानी हो तो वो देख रेख करते हैं। या कोई पड़ोसन भी कभी कभी देख रेख क्या करते हैं। जैसे मान लीजिए किसी कारण से एक दो दिनों के लिए हम कहीं जा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में पड़ोसन भी हमारी देख रेख बच्चों की कर दिया करती है। या शहर में इसके देख रेख के लिए व्यवस्था होती है, गांव में भी होता है। कोई दाई हो तो वो बच्चे का आकर के देख रेख करती है। ठीक है ना? जैसे मान लीजिए हमारे गांव में, हमारे यहाँ कोई व्यवस्था है कि कोई दाई हो तो दाई आती है और हमारे यहाँ बच्चों की देख रेख करती है हमारी अनुपस्थिति में। फिर जो है जब हम आ जाते हैं तो दाई अपने घर चली जाती है। जब तक हम नहीं रहते हैं तब तक वो देख रेख करती है। क्लियर है? तो अभी पहला पढ़ा आपने कि बच्चे को वैकल्पिक देख रेख की आवश्यकता क्यों है। दूसरा कारण आपने पढ़ा कि अगर है तो कौन देखरेख करेगा। तो देखरेख परिवार के सदस्य करेंगे, सगे संबंधी करेंगे, पड़ोसी करेंगे, या कोई दाई करेगी। कोई दिक्कत? चलिए, इतना तो क्लियर हो ही गया होगा आप लोगों को, कोई ज्यादा दिमाग वाला चीज है नहीं। चलते हैं। अगर मान लीजिए परिवार में अगर भाई बहन अगर देखरेख करे तो इससे क्या हानि हो सकती है। देखिए, परिवार में भाई बहन अगर, बच्चे की भाई बहन अगर हो तो ज्यादा उम्र का तो होगा नहीं, स्वाभाविक सी बात है। मान लीजिए कोई एक बच्चा जिसका उम्र अभी 6 महीना है और उसके भाई बहन होंगे तो क्या होंगे? 7 साल, 8 साल, 6 साल, इसी उम्र के होंगे। और माता पिता उन बच्चों के भरोसे छोटे बच्चे को छोड़कर चले गए हैं, तो उस बच्चों में क्या अनुभव है? बच्चों की देखरेख करने की क्या उसके पास अनुभव है? हो सकता है कि वह खेलते खेलते घर से कहीं बाहर निकल गया हो और वह छोटा बच्चा अपने घर में रो रहा हो, या किसी ऊंचाई से गिर गया हो। उस बच्चों की देखरेख करने वाला कोई है? नहीं है। यानी कहने का अर्थ है कि हम जिसके भरोसे, छोटे भाई बहनों के भरोसे अगर हम उसको छोड़ देते हैं तो वो उसकी देखरेख नहीं कर पाता है। या कोई जो छोटा बच्चा है जो 1 साल का हो और उसको हम लोग किसी के भरोसे छोड़ के चले गए, जिसका उम्र 8 साल 10 साल का है, तो उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता है, क्योंकि वो भी बच्चा है। अब कभी ऐसा हो सकता है कि वह नींद में आ गया हो, खुद खेलते खेलते सो जाए। अब वो जो छोटा बच्चा है, हो सकता है कि वह चलते चलते किसी खतरनाक जगह पर चली गया हो। तो ऐसी स्थिति में उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। ये इससे हानि है, याद रखेंगे। भाई बहन द्वारा जो देखभाल कर किया जाता है, तो उससे यहां पर हानि देखने को मिलती है कि सही रूप से वह उसकी देखभाल नहीं कर सकता है। ठीक है? क्योंकि उसके पास उसका ना कोई अनुभव है, ना उस पर कोई जवाबदेही रहती है, और ना वो अपने दायित्व को समझ पाता है कि हमें बच्चों की देखरेख करना है, भाई का देखरेख करना है। अब वो उस पर रिस्पॉन्स तो लेता ही नहीं है, तो हो सकता है कि ऐसा गलती कर दे, ये हानि होती है। क्लियर है? तो अभी आप पढ़ रहे थे कि एक छोटे भाई बहन की देखरेख करने के लिए जो उससे उम्र के बड़े भाई बहन हैं, उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता, वहां हानि देखने को मिलती है, अक्सर ऐसा देखने को मिलता है। अब आगे चलेंगे। जो दाई है ना, यहां पर दाई समझिए, क्रेंच का मतलब कि गांव में जो दाई होती है ना, ये दाई दाई वो कैसे देखरेख करती है, उससे क्या हानि होती है।
तो सबसे पहले क्या समझना कि जो क्रेंच मतलब दाई होती है ना, वो सबसे पहले वहां पर क्या हानि होती है, लाभ क्या होता है समझिएगा। एक तो आपको सुविधा मिल जाता है कि मान लीजिए आपके परिवार के लोग नहीं है, आप मात्र दो ही व्यक्ति हैं परिवार में, छोटा बच्चा है, आप किसके भरोसे छोड़ेंगे? आप तो उसे कार्यालय लेके जाएंगे नहीं, जहां काम करते हैं तो वहां लेके जाएंगे नहीं। तो अब आपके पास एक ही साधन बच गया है कि वह दाई के भरोसे आप छोड़ के जा सकते हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है कि आपको एक सुविधा मिली है कि आप दाई के भरोसे ले जा सकते हैं। चलिए, छोड़ के चले गए। अब रही बात कि वो दाई जो है ना, वहां पर देखना ये होता है हानि कि पहला तो वो प्रशिक्षित होती नहीं है कि बच्चे के देखरेख वैकल्पिक क्या जरूरत होगी, उसके पास उसका कोई ज्यादा प्रशिक्षण नहीं होता है। अगर आप उसके भरोसे छोड़ जाते हैं तो वहां एक खतरा ये रहता है कि आपातकाल में उससे संभलने वाला नहीं है। नंबर एक। नंबर दूसरा, अगर कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है कि कोई दाई को अगर आप उसके हिसाब से पैसे नहीं देते हैं तो फिर बच्चों को वो अच्छे से देखरेख नहीं करती है। ठीक है ना? पहला तो आपके घर पर आएगी तो वो ज्यादा पैसा मांगेगी कि भाई हम आपके घर पर आकर के 4 घंटा 5 घंटा 7 घंटा रहते हैं, तो हमें उसके लिए बदले में ज्यादा पैसा मुझे चाहिए। चलिए, तो एक तो धन की हानि हुई। अगर आप नहीं दिए तो बच्चों को उस तरह से देखरेख नहीं करती है। या ऐसा भी देखा जाता है, ऐसा भी देखा जाता है कि वो क्या करती है, बच्चे के दूध में कुछ विषैली चीजें, नींद की गोलियां इत्यादि डाल करके पिला देती है ताकि बच्चे अधिक समय तक सोए रहे और उसे फ्री कर दे। ऐसा भी देखा जाता है। या बच्चे को डराया धमकाया जाता है, ऐसा भी देखा जाता है। कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो लाभ से ज्यादा हानि होती है। अगर बच्चों की वैकल्पिक देखरेख के लिए अगर हम दाई को हायर करते हैं, भाड़ा पर लेते हैं, तो पैसा तो मुझे लगता ही है। अगर मनमाने ढंग से पैसा नहीं दिया गया तो वहां पर लाभ से ज्यादा हानि हमें देखने को मिलती है। क्लियर? तो अभी आप पढ़ रहे थे कि एक दाई द्वारा बच्चों की देखरेख करने के लिए हमें किस तरह से लाभ और किस तरह से हानि उठानी पड़ती है। कोई दिक्कत? तो पहला आपने देखा, पहला क्या देखा आपने कि बच्चों की देखरेख की जरूरत होती ही क्यों है। तो जन्म के बाद माता पिता अलग हो गए या माँ की मृत्यु हो गई या वो दोनों काम में हैं, तो ऐसी स्थिति में देखरेख की जरूरत होती है। दूसरा आपने देखा कि देखरेख करेगा कौन। तो परिवार के सदस्य करेंगे, सगे संबंधी करेंगे, पड़ोसी करेंगे या कोई दाई करेगी। फिर तीसरा नंबर में आपने देखा कि अगर भाई बहन के भरोसे अगर छोड़ते हैं तो उससे क्या लाभ है क्या हानि है। फिर हमने देखा दाई से क्या लाभ क्या हानि। हमने चार बातें आपको अभी पढ़ाई। ठीक है, आगे चलते हैं। बच्चों के देखभाल कहाँ करें। अब देखिए, बच्चों की देखरेख करने के लिए कहाँ उसको हम रखें। सबसे बड़ी बात, अगर हमें बच्चों की देखरेख करनी हो तो उसके लिए क्या हमारे पास साधन है। तो देखिए, गांव में तो इस तरह की वैकल्पिक की जरूरत होती ही नहीं है, क्योंकि अधिकांश लोग गांव में रिश्ते नाते सगे संबंधियों के बीच ही बसी करते हैं। नहीं, यहाँ पर हम नहीं है तो हमारे भाई हैं, हमारी दादा दादी हैं, हमारे चाचा चाची हैं, सब परिवार हम लोग मिल के रहते हैं। तो हमें यहाँ पर वैकल्पिक देखने की जरूरत होती ही नहीं है गांव में। ये अक्सर देखने को मिलता है शहर में, क्योंकि शहर में हम यहाँ से उठ के जब गए होंगे काम करने के लिए तो हम दो ही व्यक्ति गए होंगे, एक हम एक हमारी पत्नी। ठीक है, चलिए, बहुत अच्छी बात है कि हम गांव में आकर के प्रसव करा लिए अपने घर पर। लेकिन फिर क्योंकि हमारी नौकरी वहीं है, हमारी पत्नी भी वहीं नौकरी करती है, तो हमें भी वहां जाना पड़ेगा, उसे भी एक समय के अंतराल में जाना पड़ेगा। और बच्चा तो आज जन्म लिया, आज तो 8 साल का हो नहीं जाएगा, तो उसके लिए तो उसको 1 महीना 2 महीना बाद तो उसे बच्चे को लेके जाना पड़ेगा। अब हमें कार्यालय में काम करने जाना है तो बच्चे को क्या थैला में रख के ले जाएं? नहीं ले जा सकते हैं। नहीं, तो वहां शहर में खास करके बच्चों की वैकल्पिक देखरेख की बहुत जरूरत होती है। कोई बात नहीं, देखिए, लेकिन देखरेख की जरूरत होती है तो शहर में इसके लिए प्रबंध भी हैं। या तो सरकार द्वारा चलाई जाती है, या कोई निजी संगठन द्वारा चलाई जाती है, या कोई संस्था द्वारा चलाई जाती है। इसका नाम होता है शिशु सदन। बहुत अच्छी बात। क्या नाम होता है भाई? तो हम उसको कहां रखेंगे? शिशु सदन में। शहर में इसका प्रबंध होता है,
जहां आप बच्चे की देखरेख के लिए रख सकते हैं। शिशु सदन में क्या होता है, सुनना थोड़ा सा, कि जो शिशु सदन चलाते हैं उनके जो कर्मचारी होते हैं, पहला तो वो शिक्षित होते हैं, उनमें एक प्रशिक्षण होता है, वो सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी प्रशिक्षण केंद्र से डिग्री ले रखा होता है, तब जाकर के वो इस तरह की संस्था चलाता है। क्लियर? जैसे मान लीजिए अगर हमको शिशु सदन चलाना है तो उसके लिए पहले भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी कॉलेज से, जहां शिशु सदन के लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है, हम वहां जा करके, वहां रह करके हम शिक्षा लेंगे, फिर डिग्री हमें मिलेगी, तब हम खोल सकते हैं। एलिजिबिलिटी ये होता है। तो शहर में जितने भी शिशु सदन चलाए जा रहे हैं, लगभग सारे में इस तरह के शिक्षित लोग होते हैं। चलिए, इतना ही नहीं, वहां एक कर्मचारी के पीछे ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 बच्चे को ही रखा जाता है, या 2-3 बच्चे हो गए तो एक कर्मचारी, फिर 2-3 बच्चे हो जाते हैं तो एक कर्मचारी रखने का प्रबंध होता है। उसमें दवाइयां इत्यादि का प्रबंध होता है, प्राथमिक उपचार का प्रबंध होता है। ये सब कुछ सुविधाएं होती है शिशु सदन में। अगर मान लीजिए आपको कहीं रखना है बच्चों को, तो सबसे पहले आपको कुछ बातें जानकारी होनी चाहिए उस शिशु सदन में जहां आप रखने के लिए जा रहे हैं। पहली बात, कि आप जिस शिशु सदन में रखने जा रहे हैं वहां के कर्मचारी किस स्वभाव के हैं, संवेदनशील हैं या नहीं है। यानी कहने का अर्थ है कि बच्चों के दुख से दुखी होते हैं या नहीं होते हैं, बच्चों की देखरेख वो किस तरीके से करते हैं। पहली बात, आपको ये जानकारी होनी चाहिए आप जिस सदन में बच्चा को डालने जा रहे हैं, नंबर एक। नंबर दूसरी बात, अगर उस बच्चे जहां रखने जा रहे हैं वहां कर्मचारियों की संख्या और बच्चों की संख्या किस तरह से है। ऐसा तो नहीं है कि एक कर्मचारी है 25 बच्चे हैं, ऐसा तो नहीं है कि कर्मचारी की जो रखा जा गया है जो कर्मचारी वो सही नहीं है। मान लीजिए हम चलाते हैं तो हम तो डिग्री होल्डर हैं, लेकिन हमारे यहाँ काम करने वाले जितने लोग हैं वो अच्छे शिक्षित ना हो। इन सब की बातों का भी ध्यान रखना होता है। तीसरा नंबर, उस क्रेंच यानी शिशु सदन में बैकग्राउंड क्या है, माने आज तक उसने कितने बच्चों का अभी तक उन्हें पालन किया है, रखा है। ठीक है, वहां पर प्राथमिक उपचार की क्या व्यवस्थाएं हैं, बच्चों के लिए क्या खिलौने हैं, वहां के तापमान किस तरह का है भवन का, इन सारी बातों को आपको जायजा लेकर के तब रखना होता है, क्योंकि आप रखने जा रहे हैं उसका उसका पैसा देना पड़ता है। ठीक है ना? अगर आप वहां रखते हैं, मान लीजिए आप अगर वहां से गए हैं 9 बजे आप बच्चे छोड़ते हैं, 4 बजे आप बच्चे उठाते हैं, उसके लिए अलग से आपको पैसे देने पड़ते हैं। ठीक है, अगर ज्यादा समय छोड़िएगा तो फिर अलग से पैसे देने पड़ते हैं। तो आप जब इस सुविधा के लिए आप पैसे दे रहे हैं, तो सुविधा का लाभ लेने के लिए इस सुविधा को देखना होगा ना, कि कर्मचारी अच्छा है कि नहीं है, अभी तक उसने कितने बच्चों की देखरेख सही ढंग से किया है, कहीं गलती तो नहीं किया है क्रेंच वालों ने। तीसरा नंबर, वहां चिकित्सा की क्या व्यवस्था है, वहां दूध की क्या व्यवस्था है, माने जो भी है, इन सारी बातों को पहले आप देखिए, तब जाकर के उस शिशु सदन में बच्चों को डालिए। ठीक है ना? अक्सर ऐसा भी देखा जाता है, कभी कभी आप न्यूज में देखे होंगे, टेलीविजन पर सुनते होंगे कि किसी शिशु सदन में बच्चे को डाल दिया गया और बच्चे वहां पर सही ढंग से उसकी देख रेख नहीं की जाती है। बच्चे अगर ज्यादा रोते हैं तो उसे मारा पीटा जाता है, उसे डराया धमकाया जाता है, बच्चे सहमे रहते हैं, डरे रहते हैं। एक नंबर। या कभी ऐसा भी देखा जाता है, वायरल होता है कभी कभी ऐसा, कि एक बार हुआ था कि एक बच्चे को काफी पीटा मारा जाता था, बच्चे डरा समा रहता था, वह बताता नहीं था अपने माता पिता से क्योंकि छोटा बच्चा था। बाद में ऐसा कुछ उसे गड़बड़ी हुई बच्चों में, जब जांच पड़ताल किया गया, फिर उस शिशु सदन की सीसीटीवी को खंगाला गया तो देखा गया कि वहां बच्चे को बहुत मारा पीटा जा रहा था। कहने का अर्थ है कि ऐसा भी होता है। तो इसलिए ना सबसे पहले इस सब की जांच हो जानी चाहिए। और कभी कभी ऐसा भी देखने को मिलता है कि आप जिस शिशु सदन में डाले हैं वहाँ के कर्मचारी अपने आप को ज़्यादा समय तक सुरक्षित रखने के लिए, ज़्यादा बच्चा तंग ना करें, तो उस शिशु मतलब की जो दूध होती है ना, उसमें कुछ गोलियां, नींद की दवाइयां रख दी जाती है और उसको पिला दिया जाता है। बच्चा पीने के बाद 7-8 घंटे तक सोए रह जाते हैं, उसे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। चलिए, तो ऐसा भी देखने को मिलता है। तो खास करके इन सब की जांच करके तब बच्चों को वहां पर डालनी चाहिए। ये शहर में व्यवस्था होती है, गांव में ऐसी व्यवस्थाएं नहीं होती है, गांव की जरूरत ही नहीं पड़ती है। चलिए,
आगे है शिशु सदन की क्या विशेषताएं। तो हमने बताया था अभी शिशु सदन की विशेषता, जैसे अभी कि वहां पर बच्चों को दूध जो पिलाया जाता है, क्या उचित तापमान पिलाया जाता है कि नहीं। जैसे मान ली बच्चे को छोड़ गए आप तो चले गए, अब बच्चे अगर रो रहे हैं तो उसे ठंडा दूध ही पिला दिया जाता है, पर्याप्त मात्रा में से समय पर दिया जाता है कि नहीं। इन सब की बात, जैसे चिकित्सा की सुविधा होनी चाहिए, वहाँ बच्चों के लिए खिलौने की प्रबंध होनी चाहिए, ये सब होना चाहिए, वो शिशु सदन अच्छा माना जाता है। चलिए आगे है दिवस देखभाल क्या है। देखिए दिवस देखभाल क्या होता है कि जब बच्चे थोड़ा सा बड़े होते हैं, यानी कि एक निजी संगठन होती है 5 वर्ष तक के बच्चों के लिए एक निजी सेवा देती है और वो बच्चों की देख रेख करती है। साथ ही साथ माने बच्चे को वहां पर रखा जाता है, उसके लिए चिकित्सा व्यवस्था भी होती है, यानी टीकाकरण का भी व्यवस्था होती है, तो उसको कहते हैं दिवस। ये सब जगह उपलब्ध नहीं होती है, किसी किसी शहर में थोड़ा सा ऐसा देखने को मिलता है। शिशु सदन के अलावे कौन व्यवस्था, दिवस देखभाल। इसमें थोड़ा सा बड़े बच्चे जो होते हैं उसको वहां पर रखा जाता है। एक शिशु सदन हो गया, वो छोटे बच्चे 2 महीना 3 महीना 5 महीना 7 महीना जो भी बच्चे हैं उसको रखा जाता है। लेकिन जो दिवस देखभाल होती है उसमें बड़े बच्चों को रखा जाता है, उतने छोटे बच्चों को उसमें नहीं रखा जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। पूर्व बाल्यावस्था देख रेख की और शिक्षा, यानी कि माने बच्चा जो भी होता है शिशु सदन में, क्या हो गया भाई, चलते हैं पूर्व बाल्यावस्था देखरेख और शिक्षा। किसी व्यक्ति में शिशु सदन खोलने से पहले बच्चों की देखरेख संबंधी शिक्षा ग्रहण करना चाहिए, प्रशिक्षित होना चाहिए। यानी मान लीजिए आप कोई शिशु सदन खोलने जा रहे हैं, तो हमने अभी पहले भी बताया कि पहले आपको क्या करना है, बच्चों की कैसे आप देखरेख करेंगे इसके बारे में प्रशिक्षण अच्छी तरह आप में होनी चाहिए, तब जाकर के आप बच्चों की सही देखरेख कर सकते हैं। तो इनके लिए आप में पहले शिक्षा होना चाहिए, और इसके लिए हमारे देश में एक व्यवस्था है। व्यवस्था क्या भाई, तो उसमें बच्चों की क्या है कि शिक्षण के लिए दिल्ली में या बड़े बड़े जो महानगर हैं वहां पर उस तरह का कॉलेज खोला गया है। पहले आप उसमें शिक्षा ग्रहण करिए, सर्टिफिकेट लीजिए, फिर शिशु सदन खोलिए। चलिए आगे पढ़ेंगे हम लोग। आईसीडी, इंटीग्रेट चाइल्ड डेवलपमेंट, यानी समेकित बाल विकास योजना, जो आपके सामने में एक आंगनबाड़ी केंद्र नजर आती होगी, लगभग सब जगह है। ये आंगनबाड़ी केंद्र क्यों बनाई गई, बच्चों की देखरेख के लिए। लेकिन यहां पर बच्चों की वैकल्पिक देखरेख नहीं होती है। ठीक है, एक तो सरकार द्वारा चलाई जा रही है, इसमें कई व्यवस्थाओं के लिए, जैसे मूल रूप से बच्चों में पोषाहार, मूल रूप से बच्चों में पोषाहार, दूसरा उनके टीकाकरण, उनमें शिक्षा, स्वास्थ्य, इन सारी बातों को ध्यान रख करके आईसीडी यानी समेकित बाल विकास योजना लगाई गई थी। ठीक है, कि छोटे बच्चे जो 3 वर्ष से लेकर के 6 वर्ष का होगा, यानी 3 से कितना 6 वर्ष के बच्चों के लिए सबसे पहले 2 अक्टूबर 1975 में 33 ब्लॉक में चलाया गया था कि इन छोटे बच्चों में पहले तो बैठने को सिखाया जाए, और वो बच्चे वहां जाते हैं तो उनमें पोषाहार सही से मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अगर नहीं मिल रहा है तो वो आंगनबाड़ी का काम होता है कि बच्चों में उस तरह का पोषाहार दिया जाता है। उनके लिए तरह तरह के व्यंजन है, उनकी सूची होती है, सूची के हिसाब से आंगनबाड़ी केंद्र से भोजन उपलब्ध कराता है। इसके बाद नीचे वाले बच्चों के लिए टीकाकरण का प्रबंध है कि समय से उसको टीकाकरण, या बच्चे जो गर्भवती महिलाएं होती है उस क्षेत्र में उनके लिए पोषाहार का प्रबंध, उनके लिए टीकाकरण का प्रबंध, इन सारी चीजों को देख रेख करने के लिए, जैसे कोई आंगनबाड़ी केंद्र आपके पास में है, वो क्या करती है कि उस एरिया में जितने भी महिलाएं हैं, जो गर्भवती महिलाएं हैं उनके लिए, या जो बच्चे को दूध पिलाती है उनके लिए टीकाकरण और पोषाहार उपलब्ध कराती है। भले उन्हें पर्याप्त नहीं मिल पाता है, लेकिन कुछ हद तक सहायता करती है, पोषाहार देती है। चलिए दूसरा है, जो छोटे बच्चे हैं उनके भी लिए टीकाकरण का प्रबंध करती है। 3 से 6 वर्ष के लिए पोषाहार का प्रबंध करती है और टीका का प्रबंध करती है। 3 से 6 वर्ष के लिए शिक्षा का प्रबंध करती है। अर्थात इन सारे कामों के लिए आईसीडी बनाया गया था। कोई दिक्कत, तो अगर आपसे पूछे भाई आईसीडी यानी समेकित बाल विकास योजना क्यों बनाई गई, तो इसके पीछे के कई कारण थे। पहला कारण याद रखेंगे कि उस क्षेत्र में जो गर्भवती महिला है या दूध पिलाने वाली महिला है
उनके लिए टीकाकरण और पोषाहार। दूसरा, उस क्षेत्र में जितने छोटे बच्चे हैं जो 0 से 3 वर्ष के हैं, उनके लिए टीकाकरण और पोषाहार। तीसरा था 3 से 6 वर्ष के लिए, उनके लिए पोषाहार, टीकाकरण और साथ साथ शिक्षा की व्यवस्था। 3 से नीचे वाले के लिए शिक्षा नहीं है आंगनबाड़ी में, 3 से 6 वर्ष के लिए शिक्षा की व्यवस्था है। ठीक है, 6 वर्ष से जब आगे हो जाते हैं तो आंगनबाड़ी उसे प्राथमिक विद्यालय में भेज देती है। ठीक है, तो इस तरह से वहां पर इन सारी सुविधाओं के लिए सबसे पहले कितने में लगाया गया था, तो याद रखेंगे 1975 में 2 अक्टूबर यानी गांधी जयंती के अवसर पर यह शुरू किया गया था 33 ब्लॉक में। धीरे धीरे वर्तमान में याद रखेंगे अभी 2761 संस्था पूरे आंगनबाड़ी केंद्र हमारे देश में चलाई जा रही है। क्लियर। अब आगे चलेंगे। अब आगे है बालवाड़ी। याद रखेंगे क्या है हमारी बालवाड़ी। बालवाड़ी क्या होता है, तो इसमें भी बच्चों की ही देखरेख की जाती है। बच्चों की देखरेख करने के लिए केंद्र बनाया गया है। सबसे पहले इसकी शुरुआत हुई थी, याद रखेंगे 1971 में, जिसकी अभी वर्तमान में शाखाएं कितनी है, तो 5641। अभी अपने बिहार में लगभग इसका संख्या कम है, लेकिन फिर भी हमारे देश में बच्चों की देखरेख के लिए एक और सुविधा है, आंगनबाड़ी के अलावा एक और सुविधा, इसका नाम है बालवाड़ी। ठीक है, हमारे देश में भी यानी बिहार में भी लागू किया गया था, लेकिन पर्याप्त रूप से इसका पालन नहीं हो पाया। इनमें छोटे बच्चों की शिक्षा और वही टीकाकरण इत्यादि जैसे आंगनबाड़ी काम कर रही है, सेम टू सेम किया जा रहा था। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। आपका चैप्टर खत्म हो गया। बहुत ही छोटी चैप्टर थी और इससे ज्यादा क्वेश्चन भी नहीं आता है। मात्र आपसे 1 या 2 क्वेश्चन पूछेगा कि भाई क्रेंच की सुविधा क्या है, शिशु सदन क्या है, या बच्चों की वैकल्पिक देखरेख की जरूरत क्यों होती है, यही सब ज्यादा क्वेश्चन पूछता है। तो आशा है आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होगी। फिर भी जो क्वेश्चन है उसको हम लोग कल देख लेंगे। तब तक के लिए हमें विदा दीजिए। कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।